वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम करेंगे आपकी 10वीं क्लास की रीढ़ की हड्डी एकांकी की व्याख्या भाग 4, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। तो पिछले व्याख्या भाग में बच्चों हम पढ़ रहे थे, वहाँ गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप आपस में बातें कर रहे थे और गोपाल प्रसाद ये बता रहे थे कि कुछ संसार में कुछ काम जो हैं वो पुरुषों के ही होते हैं और पुरुषों को स्त्रियों से उत्तम बताने की कोशिश कर रहे थे। तो उनकी बातें सुनकर जो है शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। तो ये वो लोग हैं जो रूढ़िवादी सोच के हैं, जो मानते हैं कि ऊंची तालीम लेना सिर्फ पुरुषों को उसका अधिकार होना चाहिए, स्त्रियों को नहीं। तो राम स्वरूप शंकर को कहते हैं कि चाय लीजिए, और शंकर धन्यवाद कहकर कहता है कि मैं पी चुका। फिर राम स्वरूप गोपाल प्रसाद जी को कहते हैं कि आप और लीजिए। तो गोपाल प्रसाद जी भी कहते हैं कि बस साहब, अब तो ख़त्म ही कीजिए, कि अब खाना पीना हो गया। तो राम स्वरूप कहते हैं कि आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट लिए ही नहीं। क्या बताएं वह मक्खन, क्योंकि मक्खन लाने जो है वो रतन को भेजा हुआ था और वो अभी आया नहीं था। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना नहीं था, और फिर टोस्ट वोस्ट मैं खाता भी नहीं। तो राम स्वरूप के मेज को एक तरफ सरका देते हैं और फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह करके मुंह को ज़रा ज़ोर से कहते हैं कि अरे ज़रा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं। मतलब वो अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि पान भिजवा देना, और सिगरेट के लिए पूछते हैं गोपाल प्रसाद को। तो वो मना करते हैं, जी नहीं। पान की तश्तरी के लिए को लेकर उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें फाड़कर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे थे। मतलब तो रामस्वरूप कहते हैं कि यही आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को दे देती है, और उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की फ्रेम वाला चश्मा दिख जाता है, और दोनों बाप बेटे चौंक जाते हैं। तो गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ कहते हैं कि चश्मा, क्योंकि हमारे समाज में चश्मा, लड़कियों को चश्मा लगे होना भी उनका एक ऐब माना जाता है कि आंखें कमज़ोर हैं। लड़के चाहे कैसे भी हों, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, पर लड़की इनको सुंदर भी चाहिए, संस्कारी भी चाहिए, शरीर में कोई ऐब भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से रामस्वरूप कहते हैं कि थोड़ा घबरा कर कि जी वह तो पिछले महीने ही इसकी आंखें दुखने लगी थी, तो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा। वो फिर एक और झूठ कह देते हैं अपनी बेटी का भविष्य संवारने के लिए। पर ऐसे पिता ये नहीं जानते कि ऐसे लोगों के घर जाकर उनकी बेटी का भविष्य सुधरता नहीं है और बिगड़ जाता है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि कहीं पढ़ाई लिखाई की वजह से तो कुछ नहीं हुआ। तो रामस्वरूप कहते हैं, नहीं नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया था ना, मतलब मैंने पहले ही बता दिया था कि बच्ची ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। तो गोपाल संतुष्ट होकर बोलता है उमा को कि बैठो बैठो। फिर रामस्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर। अपने गाजे बाजे के पास उमा बैठती, मतलब अपने बाजे के पास वो उमा बैठ जाती है। फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? तो रामस्वरूप जवाब देते हैं, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। तो उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का एक मशहूर गीत, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, गाना शुरू कर देती है। तो स्वर स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है, उसके ज्ञान में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है और उसकी आंखें शंकर की झेंपती हुई आंखों से मिल जाती हैं, और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। हम कभी भी किसी व्यक्ति को झेंपती हुई आंखों से तब देखते हैं जब हमारे अंदर स्वाभिमान की कमी होती है, या हमने कोई ऐसा कार्य किया हो जिसको अगला व्यक्ति जानता हो और उसके लिए हमें शर्मिंदा होना पड़ रहा हो। तो रामस्वरूप कहते हैं, क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा।
तो गोपाल प्रसाद कहते हैं नहीं नहीं काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। और उमा सितार रखकर अंदर जाने के लिए उठती ही है, तब तक गोपाल प्रसाद कहते हैं अभी ठहरो बेटी। और रामस्वरूप भी कहते हैं कि थोड़ा और बैठो उमा। तो उमा बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं तो पेंटिंग वेंटिंग भी? तो उमा चुप रहती है। फिर रामस्वरूप ही जवाब देते हैं कि हाँ, यह तो मैं आपको बताना ही भूल गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। मतलब वो एक और खूबी अपने बेटी की जो है लड़के वालों के सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि लड़के वाले उससे प्रसन्न हो और उसको उसकी शादी के लिए हाँ कर दें। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह? मतलब सिलाई भी आनी चाहिए, कढ़ाई भी आनी चाहिए, पेंटिंग भी आनी चाहिए, गाना भी आना चाहिए, खाना बनाना भी आना चाहिए, सुंदर भी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है हमारे समाज में, जब ये नाटक लिखा गया तब तो थी, आज के समय में भी ये चीज़ें हमारे समाज में हैं। तो रामस्वरूप कहते हैं सिलाई तो सारे घर की इसी के ज़िम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी। मतलब वो अपनी बेटी का हर गुण बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं ठीक है, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं। उमा चुप, और रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है। मतलब वो रामस्वरूप उसको मोटिवेट करते हैं कि कुछ बोलो, उसी तरह गर्दन झुकाए उमा जो है वो बैठी रहती है। तो गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं, अधीर होता है धैर्य खो बैठते हैं, और रामस्वरूप सक पकाते हैं उमा जवाब, मतलब जवाब दो उमा। और फिर गोपाल प्रसाद से हैं ज़रा शर्माती है, इनाम तो इसने बहुत जीते हैं, मतलब इस तरह से वो कहना चाह रहे थे। तो गोपाल प्रसाद ज़रा रूखी आवाज़ में कहते हैं ज़रा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। तो वो सोच रहे होंगे कि कहीं लड़की गूंगी तो नहीं है, तो फिर बाकी खूबियों का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो रामस्वरूप, नहीं गूंगी कैसे, गाना तो गाया अभी उसने गूंगी नहीं है, कि मतलब लड़की को बोलना चाहिए, ठीक है। तो रामस्वरूप कहते हैं उमा देखो आप क्या कर रहे हैं, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। मतलब पिता चाहते हैं कि बेटी उनकी बातों का जवाब दे। तो उमा कहती है हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखा देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना वो छोड़कर चले जाते हैं। मतलब उमा के मन में जो आत्मग्लानि हो रही थी उस वक्त, क्योंकि उसे हर चीज़ के लिए पूछा जा रहा था, उसे परखा जा रहा था कि तुम्हें ये आता है, ये आता है, ये करती हो या नहीं करती हो, वो चीज़ उसे अच्छी नहीं लग रही थी। तो उसने जवाब दे दिया कि जब कुर्सी मेज बिक रहे होते हैं तो वो कुछ नहीं कहते, वो तो लेने वाले पर डिपेंड करता है। अगर उसको पसंद आ गए तो वो ले जाता है, और नहीं आए तो वो छोड़ जाता है। तो रामस्वरूप एकदम उसकी बात से चौंक कर खड़े हो जाते हैं कि ये क्या कर दिया इसने। फिर वो कहे उमा उमा इस तरह से कहते हैं। तो उमा कहती है अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। मतलब अब पारा हाई हो चुका था, नाक से ऊपर पानी चला गया था। तो कहती है कि अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, और क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर, मतलब उसके कहने का मतलब ये था कि क्या लड़कियों का आत्मसम्मान नहीं होता, उनका दिल नहीं होता? ये जो बार बार उनको परखा जाता है, कभी रंग को लेकर, कभी गुणों को लेकर, कभी शारीरिक बनावट को लेकर, तो क्या उन्हें बुरा नहीं लगता? तो गोपाल प्रसाद जो है वो एकदम ताव में आकर, थोड़ा सा गुस्से जैसे में आकर, बाबू रामस्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? मतलब वो बात उनको उमा की चुभ गई कि क्या आपने मेरी इज्जत उछालने के लिए मुझे यहाँ बुलाया? तो उमा जो है थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहती है जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और क्या आपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल में इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे, और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। मतलब इसका मतलब है कि जो शंकर है वो एक चरित्रहीन लड़का भी है, और लड़कियों के हॉस्टल के आगे पीछे घूम रहा होगा, और वहाँ से किसी ने उसको भगाया भी होगा, उसने कोई शरारत की होगी, ऐसा कोई इंसिडेंट वहाँ हुआ होगा।
तो शंकर जो है वो समझ जाता है कि इसने मुझे वहाँ देख लिया है या इसको पता है कि वहाँ ऐसा कोई वाक़या हुआ था। तो वो एकदम कहता है बाबूजी चलिए। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि लड़कियों के हॉस्टल में क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? उसको ये परवाह नहीं है कि मेरा बेटा लड़कियों के हॉस्टल में घूम रहा था या उसको वहाँ से भगाया गया, वो उसको बड़ी बात नहीं लगी। उसको बड़ी बात ये लगी कि तुम कॉलेज में कैसे थी, तुम्हें कैसे ये बात पता चली, तो क्या तुम कॉलेज में भी पढ़ी हो? इस तरह से वो बात करते हैं। तो रामस्वरूप चुप हो जाता है कि इस लड़की ने तो कर दिया बेड़ा पार अब। तो उमा कहती है जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और ना आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल ख्याल तो है, लेकिन इससे पूछिए कि किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। इसका मतलब नौकरानी के साथ, जो हॉस्टल में होगी नौकरानी, उसके साथ भी उन्होंने कुछ छेड़खानी की होगी या कोई बात हुई होगी जिससे नौकरानी के पैरों में पड़कर उनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी। तो रामस्वरूप जो है उमा को रोकने की कोशिश करते हैं, उमा उमा कहकर, पर वो फिर नहीं रुकती और गोपाल प्रसाद गुस्से से खड़े हो जाते हैं। बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। और बैंत ढूंढकर उठाते हैं, बीए पास, उफ, गजब हो गया, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। मतलब उनको ये तो क्या खुशी होनी थी कि हाँ लड़की पढ़ी लिखी है, और अपने सपुत्र का ऐब सुनकर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि बेटे ने जो किया वो किया, पर उनको ये बात बुरी लगी कि ये कितनी बड़ी चालाकी और धोखा इन लोगों ने हमारे साथ किया कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है और हमें मैट्रिक बताया गया। तो उमा कहती है जी हाँ जाइए, ज़रूर जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन तो बैकबोन जो है बेटा, रीढ़ की हड्डी जो है वो हमारे इसको हम हमेशा सीधा रख के खड़े होते हैं, तो वो हमारे सम्मान का प्रतीक होती है। और जब हमने कुछ बुरा किया होता है तो हम हमेशा रीढ़ की हड्डी झुका कर खड़े होते हैं। तो ये शंकर का व्यक्तित्व था, उसकी बैकबोन हमेशा झुकी रहती थी, क्योंकि जो उल्टा काम करेगा तो वो फिर स्पष्ट सामने वाले को ना स्पष्ट देख पाता है ना सीधा खड़ा हो पाता है। तो वो कहती है कि घर जाकर ज़रा अपने बेटे से पूछिए कि उसकी बैकबोन है, उसका आत्मसम्मान भी है। तो बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उसके लड़के के रुलासापन, उसका लड़का रोने वाला हो गया कि इसने तो मेरी पोल पट्टी सारी खोल दी, और दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धन से बैठ जाते हैं। उमा उमा जो है सहसा चुप हो जाती है। जब वो चले जाते हैं तो उमा चुप हो जाती है, और प्रेमा का घबराहट की हालत में आना, और अंदर से प्रेमा भी सब सुन रही होती है और वो घबराकर बाहर आती है और प्रेमा कहती है उमा उमा रो रही है। तो उमा जो है वो रोना शुरू कर देती है क्योंकि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी। तो यह सुनकर रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं और तब तक रतन भी मक्खन लेकर आ जाता है, और रतन कहता है बाबूजी मक्खन, और वो सब जो है वो रतन की तरफ देखने लगते हैं कि अब हो गया मक्खन, और पर्दा गिर जाता है। तो ये बेटा आपका एक अंकी मतलब एक अंक का नाटक जो शुरू हुआ था एक साधारण से कमरे की सजावट से, जिसमें गोपाल प्रसाद और शंकर उमा को देखने आए थे। फिर जब वो उसको परखते हैं तो उमा जो है इस तरह का जवाब देकर अल्टीमेटली वही मना कर देती है उस रिश्ते से। तो आज के समय में ऐसी ही लड़कियों की ज़रूरत है जो सिर्फ रिश्ते के लिए ही, एक अच्छे रिश्ते के लिए अपने व्यक्तित्व को ना भूलें, अपने आत्मसम्मान को ना छोड़ें। तो ये था बच्चों आपका रीढ़ की हड्डी एकांकी की व्याख्या। तो आशा है आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।